It's better to start earlier than what you wish you had started sooner. I know you are in that phase कि अभी तो 11th है 12th है बहुत टाइम है हो जाएगा. Hey everyone, myself Sika, first year medical student in Government Medical College. So today's video is all about basically the roadmap for NEET 2027. Those who are in class 11th or 12th basically going to give the exam for NEET in 2027. I don't know what you are studying, how much time did you study, कितनी देर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो उससे मतलब नहीं है. बट जो पढ़ रहे हो वो आपके मतलब कुछ बेनिफिट्स है या नहीं है, उससे आपको कुछ फ़ायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो मैटर करता है ना. तो कैसे आप अचीव कर रहे हो, जैसे कि अभी मतलब कि ये वीडियो तो वो है जो 11th और 12th मीन्स अगर विदाउट टेकिंग एनी ड्रॉप आप अपेयरिंग पे पेपर दे रहे हो 2027 में. क्योंकि देखो टाइम तो क्योंकि ड्रॉप लेते जाओगे ना तो फिर अगर आप सोच लिया कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है, सब तो ड्रॉप ले रहे हैं, मुझे भी ड्रॉप ले लेना है 11th 12th फुल मस्ती करके, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल वेस्ट नहीं करो. क्योंकि आपके पास ड्रॉप लेना ही क्यों है जब आपके पास प्रॉपर 2 years के टाइम स्पेन है, जब पूरे 2 साल है उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए. तो एक ड्रॉप में आप क्या ही मतलब क्यों ही ड्रॉप लेना है. वो एक ड्रॉप में आपको 11th 12th साथ में पूरे कंप्लीट करने में इतना हैक्टिक रहता है वो. तो इससे बेटर है ना कि आप 11th और 12th को ही आप स्टार्टिंग से ऐसे प्रिपेयर करते हुए चलो, ताकि आपके स्टार्टिंग से ही बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप बिना ड्रॉप लिए आप मतलब पेपर दो और अच्छे नंबर लाओ. सो बेसिकली मेन चीज़ें ये है कि आप पढ़ कैसे रहे हो अभी, मतलब कि परस्यू कैसे कर रहे हो 11th को. अगर 11th में आप अभी 11th में हो तो आप कैसे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ रहे हो. 12th में हो तो 11th के को साथ में लेके कैसे कर रहे हो, तो वो मैटर करता है. सो अगर आप मीन्स जैसे कि 12th में हो आप, तो 12th का टाइम स्पेन है प्रॉपर आपके पास, तो लेट मी टेल यू कि वो आपको 11th और 12th साथ में कैसे कर पाओगे. सो 12th का प्रॉपर टाइम होती है 1 साल की, तो 11th के पेपर्स तो आई थिंक मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाएंगे, फिर रिजल्ट्स भी आ जाते हैं. तो उसके बाद से आप अपना 12th का सिलेबस स्टार्ट कर दो. और फिर क्योंकि पूरा टाइम रहता है आपके पास, तो अगर आप कॉलेज मीन्स अगर आप स्कूल अटेंड करके कर रहे हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है. बट अगर आप घर से कर रहे हो मीन्स 12th मीन डमी वगैरह कई लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो फिर आपके पास बहुत टाइम रहता है. आप 12th का सिलेबस पढ़ते जाओ, साथ में 11th का भी पढ़ते रहो. जैसे फ्री टाइम मिले, अगर कुछ 12th का मन नहीं किया तो 11th का लेके बैठ जाओ, बायो के चैप्टर्स लेके बैठ जाओ, तो फिर साथ साथ में वो भी होते रहेंगे. और 12th के चैप्टर्स इतने वास्ट तो है नहीं जितने 11th के, क्योंकि 11th में जस्ट अभी 10th पास आउट करके गए और टोटली नए नए चैप्टर्स नए थोड़े बहुत को रिलेट करेंगे बट उतने नहीं करते. तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आती है 11th में पढ़ते वक्त. बट अगर आप 11th उस टाइम अच्छे से पढ़ लिया, फिर 12th में वापस से वो करोगे तो वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी. तो फिर वो 12th का पढ़ते रहो, साथ में 11th का भी एक एक दो चैप्टर करके करोगे तो बहुत हो जाएंगे 1 महीने में. अगर आप 12th के चैप्टर कर रहे हो, साथ में 11th के भी अगर एक दिन में बायो पढ़ा, एक दिन में एक चैप्टर, या फिर छोटे रहेंगे तो एक दिन में एक चैप्टर तो ख़त्म ही हो जाएंगे. तो ऐसे ऐसे करके करोगे तो आपके मतलब बहुत दिसंबर तक तो आपका 12th के सिलेबस ख़त्म ही हो जाते हैं. तो उसके साथ आपके 11th भी ख़त्म हो जाएंगे अगर आप देखोगे तो ऐसे. तो अगर ऐसे अभी से स्ट्रैटेजी बना के करोगे तो बहुत हेल्प करेगा. क्योंकि ड्रॉप लेने की सोच लिया अगर, तो फिर बिल्कुल नहीं सोचना ड्रॉप. तो दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जनवरी से आपके प्री बोर्ड्स फिर फ़ैब में तो बोर्ड्स आ जाते हैं. तो फिर फ़ैब में बोर्ड्स हो जाते हैं, फ़ैब और मार्च में फिर अगर आप जो लास्ट के टाइम बचे पेपर तो पहले से ही देते रहो ना. जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह पहले से ही अगर देते रहोगे थोड़े थोड़े, 1 महीने में 1-2 दे दिया, 2-3 दे दिया, ठीक है. लेकिन पेपर के बाद डेली एक मॉक टेस्ट तो कंपलसरी देना पेपर मतलब 12th के पेपर के बाद. तो पेपर के बाद अगर आप रोज़ एक दोगे बहुत बेनिफिशियल होता है वो, क्योंकि आप पेपर दे रहे हो, भले वो चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो. अगर आप वो पेपर में क्वेश्चन आए, फिर वो नहीं आ रहा है आपको, वापस से आप देखोगे हाँ इस क्वेश्चन में क्या है, किस चैप्टर से है, क्या फॉर्मूला लग रहा है, तो वो आपको रिकॉल मतलब वो याद हो जाता है. फॉर्मूला बेसिकली याद हो जाता है, सच बता रही मैं. तो फिर चैप्टर पढ़ने से बढ़िया क्वेश्चन लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट मोस्ट ईजियर सब्जेक्ट हम नीट वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी. तो बायोलॉजी कैसे मतलब कि आपको वो करना है. बायो का ये है कि अब
मीन्स कि एनटीए जो है बहुत ज़्यादा एग्जर्शन रीज़न बना रही है और वो चैप्टर्स के ही रहते हैं, बाहर चैप्टर के नहीं रहते हैं वो। तो आपको एनसीईआरटी को तो इतना ज़्यादा पढ़ना है ताकि मतलब एनसीईआरटी पढ़ो साथ में मार्क करते जाओ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एजर्शन रीज़न, क्योंकि पता चल जाता है एनसीईआरटी की कई सारी लाइन्स ऐसी हैं ना कि वो पता लग जाती है कि हाँ यहाँ से एजर्शन रीज़न बन सकती है, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन से नहीं, स्टेटमेंट को वो जंबल करके दे सकते हैं, रॉन्ग करके बना के दे सकते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें पता लग जाती है अगर आप इतना मतलब कि पढ़ते बहुत ज़्यादा पढ़ लिया एनसीईआरटी तो बायो तो आपको ऐसे पढ़ना है मतलब कि पढ़ने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सब स्किप कर देते सोचते हैं तो बायो ही तो है, चैप्टर पढ़ लिया हो जाएगा। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप चैप्टर पढ़े उसके तो मतलब चैप्टर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके पहले तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चैप्टर को ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हाँ नोट्स बनाया, उसके बाद पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। ये नहीं कि हाँ ऑनलाइन पढ़ लिया मतलब सब कवर हो गया, सब चैप्टर मतलब मुझे याद हो गया, नहीं। आपको पहले क्या करनी है, एनसीईआरटी को ख़त्म करनी है, एनसीईआरटी को तुरंत वो चैप्टर ख़त्म करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, क्वेश्चन लगाना, जो सब स्किप करते हैं मोस्टली बायो में, क्योंकि बायोलॉजी सब सोचते हैं कि हाँ लाइन्स पढ़ लिया याद हो गई, नहीं होता ऐसे। तभी हम इतना ज़्यादा अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ बायो तो हो जाएगा, नहीं। लेकिन बहुत लोगों के बायो में बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं इसी के चक्कर में। तो अगर आप और क्वेश्चन लगा उस चैप्टर को फिनिश किया एनसीईआरटी से, उसके बाद से उसका उस चैप्टर के पीवाईक्यू लगा, उसके क्वेश्चन लगा और ज़्यादा मतलब कि मेनली एनसीईआरटी पढ़ना, ज़्यादा बाहर से पढ़ना नहीं है। क्योंकि हाँ वो अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो बाद के लिए तो ज़रूरी मतलब कि वो बाद में काम आएगा, बट अभी तो आपके लिए फॉर एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आपको नीट क्वालिफाई करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो इतना ही पढ़ो जितना कि आए पेपर में। तो बायोलॉजी ऐसे पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री में फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक के लिए तो मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि ऑर्गेनिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आप एनसीईआरटी को पूरा रट जाओ, मतलब कि उसके एक एक क्वेश्चंस मतलब मैं अपना बता रही, मैंने पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब कई बार सॉल्व करा है मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी में जो थे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके एग्जाम्पल जो कि चैप्टर के अंदर ही दिए रहते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं। कि कन्वर्जन वाले तो ज़्यादा आ जाते हैं, देखिए इस रिएक्शन के बाद कोई और रिएक्शन को लिंक करके 2-3 रिएक्शन को लिंक करके दे दिया। तो जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, मीन्स कि 11th में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ऑर्गेनिक का जीओसी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वही आपका वीक है तो ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा। तो 11th को स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना है स्टार्टिंग से। इसलिए ये वीडियो मैं अभी बना रही ताकि आपको अब मतलब अगर आप देखो तो समझो मतलब कि अभी से ही आप अगर करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर कोई दिक्कत आगे जाके नहीं होगी। वरना अगर अभी से ही आप सोचोगे नहीं अभी मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर आगे जाके फिर दिक्कत होगी। तो जीओसी आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लोगे तो वही है ना फिर आपके लिए। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में तो अब मतलब इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी कंपलसरी है उसमें भी, क्योंकि अब तो डायरेक्ट लाइन्स आ रही है ना पेपर में, डायरेक्ट असर्शन रीजन बना के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। तो और इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको एनसीईआरटी मस्ट है। मीन्स जैसे कि डी ब्लॉक हुआ, एफ ब्लॉक हुआ, ये सब के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। आप उसे शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा इनऑर्गेनिक के लिए। एनसीईआरटी पढ़ो साथ में, जैसे कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एक पेपर एक शीट ले लो, उस चैप्टर को पढ़ते जाओ, जो इंपॉर्टेंट है कि वो लिखते जाओ। आपके एक चैप्टर के एक पेज के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। व्हाट आई डिड, मतलब कि मैं क्या करती थी कि ऐसे चैप्टर पढ़ रही हूँ, उस चैप्टर वो मैं अभी भी करती हूँ। चैप्टर पढ़ो, एक शीट ले लो, बस पढ़ते जाओ चैप्टर, लिखते जाओ कि क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, एक जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगे लिखते जाओ। क्योंकि फिर आप एनसीईआरटी खोलोगे फिर लगेगा कि फिर से इतना पढ़ना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया आपके पास वो पेपर एक रहेगा। तो एक बार आप गो थ्रू कर लोगे इस पेपर को तो हो जाएगा। और फिर अगर फिर एनसीईआरटी पढ़ा फिर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो उसमें ऐड ऑन कर लो, या फिर उस चैप्टर के नोट्स देख लो। लेकिन खुद से बनाए हुए नोट्स ज़्यादा वो हो जाता है, हमें खुद से लगता है हाँ ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंट, तो खुद के नोट्स बनाए ऐसे पेपर वाले बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लास्ट टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा। और फिर फिज़िकल केमिस्ट्री देखो, अभी का तो मैं
क्या ही बोलूँ, मतलब कि हर सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में, क्योंकि अब तो फिज़िकल से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें भी एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। अब फिज़िकल में आप सोचोगे क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आओगे, क्योंकि देखो 12th में फिज़िकल केमिस्ट्री में कई सारे चैप्टर हैं जो कि थियोरेटिकल हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन से भी बन रहे हैं, तो फिर उसको भी पढ़ो आप एनसीईआरटी अच्छे से। फिज़िकल में तो आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ, क्वेश्चन से कभी भागो नहीं कि हाँ अब ये नहीं बन रहा है, चलो छोड़ो, मुझे नहीं आ पाएगा, नहीं, कई बार करो उसको, ताकि मतलब कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना ज़्यादा कर लो क्वेश्चन, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं अब क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है फिज़िक्स का तो देखो, फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री का तो एक ही चीज़ है, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे फिज़िक्स नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो फिज़िक्स में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है हर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज़्यादा लगा पाओ, मतलब पीवाईक्यू तो कई बार लगाओ। उसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट है देखो, एक मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब कि 45 क्वेश्चंस के एक वो लो, जिसमें 45 क्वेश्चन दिए हो हर चैप्टर के 11th 12th मिक्स, तो उसको करने बैठो। चैप्टर वाइज तो करना ही करना है, लेकिन एक मिसलेनियस क्वेश्चन की शीट लो, जिसमें पूरे 45 क्वेश्चन में पूरे 11 12 दिए हो, उसको करने बैठो। फिर उससे आपको अपना पता लगेगा कि आप कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हो। अगर रोज़ एक वो 45 क्वेश्चन कवर करोगे, सोचो कितना ज़्यादा, मतलब आपके वो चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वो 45 क्वेश्चन करोगे, पता लगेगा कि हाँ मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चन बन जा रहे हैं और किस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। तो जिस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, फिर वो क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर वो चैप्टर आप पढ़ोगे उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये करो, चैप्टर वाइज तो करना ही करना है, लेकिन ये जो मिसलेनियस का होता है ना, ये अगर आप करते रहोगे ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। तो वो एट लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। So this video is all about this. The next video में, bye bye.